क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हम लोग आज फिर से एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है मैथ प्रैक्टिस सेट एंड पीवाई। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन को देखा था। आज कुछ क्वेश्चन को पीवाई के रूप में और प्रैक्टिस के रूप में हम लोग देखेंगे। सभी चैप्टरों से देखेंगे, चाहे वो एडवांस हो या ट्रिगो हो या अर्थमेटिक हो। सभी चैप्टरों से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में, सभी एग्जामों में आपको आने की संभावना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सीरीज शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर। यदि इनके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसमें 3 फॉर्मूला का यूज होगा। एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक घनाभ। देखिए यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ठीक है। इन तीनों का योग दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर, ये होता है किसका? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण मेरा दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का जो विकर्ण है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये घनाभ का क्या है? तो विकर्ण, ठीक है। और हमें पूछ रहा है क्या? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, यह होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां से हम लोग निकालेंगे क्या? तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग कर दे, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो अब क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हाइट है, प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल। तो यहां से मेरा यही निकालना है, यहां से मुझे यही निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल। तो यहां देखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, यह तीनों दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? जो कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कहां से है? तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा कहां से? यहां से देखिए, जो मेरा क्या दिया हुआ था? यह विकर्ण था। ये क्या था? विकर्ण था। तो विकर्ण जो था, अगर मान लिया जाए कि यहां से इसका हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर के उधर वाले पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर रूट अगर हटाएंगे तो बराबर के उधर वाले पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना? 144 सेंटीमीटर। तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकल गया 144 सेंटीमीटर। अब यहाँ के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यहाँ से मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ का स्क्वायर कितना हो गया? 400, यह 400 हो गया,
ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जब हम बराबर को उधर वाले को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बच जाएगा क्या 2LB प्लस BH प्लस AH। ठीक है, तो यहां से घटाने पर क्या आ जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 1 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2LB प्लस BH प्लस LH। यही मेरा क्या है, यही मेरा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यही है और यही क्वेश्चन का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपया की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि होती है और 8.5% की लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, ठीक है, मान लिया जाए कि अगर हम CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य अगर हम लोग मानते हैं कि 100 रुपया ले, ठीक, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अगर कह रहा है कि 12% की लाभ होगी, 12% की हानि होगी, 12% की हानि होगी। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है, अगर 12% की हानि होगी तो हम वस्तु को बेचेंगे कितना में, तो 88 रुपया में बेचेंगे। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है और अगर 12% की हानि हो रही है तो हम लोग वस्तु को बेचेंगे कितना में, तो 88 रुपया में, यानी कि इसके लिए SP हो गया, सेलिंग प्राइस। दूसरा कह रहा है कि 8.5% लाभ में बदल जाती है। अगर यही क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य यही है और अगर इसको 8.5% की लाभ हो रही है, 8.5% की लाभ हो रही है, तो हम इसको बेचेंगे कितना में, 108.5 रुपया में इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, जब अगर वस्तु 12% की हानि में बेचेंगे तो हानि होगी तो बेचेंगे 88 रुपया में, अगर लाभ होगी तो बेचेंगे 108 रुपये। ठीक, अब यही क्वेश्चन कह दिया है कि जो किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यह इसका SP और यह इसका SP, और दोनों का विक्रय मूल्य में 164 रुपया की वृद्धि की जाती है। देखिए, तो यहाँ SP है 88, ठीक, और यहाँ SP है 108.5 रुपया। तो ये दोनों में हम देखेंगे कि आखिर पहले वाला से दूसरे में वृद्धि हो गया, आखिर कितने का वृद्धि हो गया। अगर ये दोनों को रेशियो लेंगे तो रेशियो में हमें वृद्धि दिखाई दे रही है कितने का, तो रेशियो में वृद्धि है, मान लिया जाए कि 108.5 में से 88 को हटा दें, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 20.5 रेशियो का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और यही वृद्धि दिया हुआ है क्वेश्चन में 164 के बराबर, यही वृद्धि हुआ 164 के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर निकालेंगे एक का मान, अगर यहां से एक का मान निकालेंगे तो 164 बटा 20.5, और यह 20.5 एक चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 10 हो जाएगा। और यही एक का निकला तो हमें तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हम लोग कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, और फिर से इसे 100 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहां से देखते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से
पंचों के 20, 5 एकम 5। 4 से यह कट जाएगा कितना बार में, तो 4 चौके 16 यानी कि 4 से, और 4 दूनी 8 गुना 100 यानी कि 800 यानी कि इस क्वेश्चन का क्रयमूल्य जो हो जाएगा, वस्तु का जो क्रयमूल्य हो जाएगा वो 800 रुपया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O और P वृत्त पर एक बिंदु है। यदि एंगल APB बराबर 112 डिग्री, तब एंगल OAB का माप ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त, ये हो गया आपका वृत्त, और इस वृत्त में AB एक जीवा है। AB क्या है, तो AB एक जीवा है, और AB एक जीवा है, तो O केंद्र है। O मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, केंद्र है, O केंद्र है, और P वृत्त पर एक बिंदु है जो कोण बनाएगी APB का, यानी कि 112 डिग्री। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे, वृत्त पर कोई एक बिंदु है, अगर जीवा के इस तरफ लेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम P है। ठीक है, अगर एंगल हम बनाएंगे और उस P एंगल APB बराबर 112 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल APB, ठीक है, APB 112, क्या अगर हम इस जीवा से इधर बनाएंगे, कोई P बिंदु रखेंगे, तो क्या हमें यहाँ पर 112 डिग्री का कोण बनते हुए दिखाई दे रहा? नहीं बनेगा, क्योंकि यह 90 से बड़ा है, तो ये फिगर नहीं बने। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर। अगर कोई एक वृत्त है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है, यहाँ पर केंद्र O है, और इस पर जो वृत्त है वह इस पर AB क्या है, तो AB एक जीवा है, और AB एक जीवा है, तो इस बार तो इस साइड लिए, इस बार इधर लेकर देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बिंदु है P, तो क्या A, P और B 112 डिग्री बनते हुए दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यह 112 डिग्री जो है वह अधिक कोण है। अधिक कोण जो है यानी कि P पर, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है वह बड़ा डिग्री दिखना चाहिए P पर, तो यहाँ पर ये फिगर। अब यहाँ से यह क्वेश्चन बना कि यदि एंगल APB 112, एंगल APB 100 कितना हो गया, 112 डिग्री। अब इसी जीवा से दूसरे साइड अगर हम कहीं पर बनाते हैं, अगर इसी जीवा से हम कहीं दूसरे जगह अगर हम कोण बनाते हैं, तो एक मेरा चक्रीय चतुर्भुज, मान लीजिए कि इसका नाम रख देते हैं E। ठीक है, तो APBE क्या बन गया, तो एक चक्रीय चतुर्भुज, और एक चक्रीय चतुर्भुज जो बन गया, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजा रहेगा, आमने सामने का जो कोण रहेगा वह 180 डिग्री का बनेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है 112 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 180 में से अगर 12 घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, 8 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, 180 में से 112 घटाएंगे तो 8, और यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ बन गया 68 डिग्री। अब मुझे कह रहा है कोण OAB का माप बताए, तो OAB का माप, तो AOB का माप कैसे बनेगा, तो देखिए कोण A यहां से बनेगा, तो O, A और B,
एक ये कोण पूछ रहा है ये। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये भी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक त्रिज्या और यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या। जब दो भुजा आपस में बराबर तो उसके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर। ठीक है, तो जब ये कोण बन गया इतना और ये कोण बन गया कितना, इतना। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देखें कि जब ये कोण ये अल्फा और जब ये अल्फा बन गया तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 68 डिग्री। तो जब ये 68 डिग्री है तो आगे जाकर के अब यहां पर एक थ्योरी काम करेगा कि एक ही जीवा से अगर परिधि पर बना कोण, एक ही जीवा से परिधि पर का बना कोण एक ही जीवा से केंद्र पर बने कोण का आधा होता है परिधि पर का कोण। तो जब ये आधा होगा तो ये डबल हो जाएगा, जब ये आधा होगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यानी कि ये कोण जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 136 डिग्री। तो अब यहां से यही फिगर बन गया कि जब यह 136 डिग्री हो गया और ये 136 डिग्री और ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो ये दोनों अल्फा कैसे हुआ, क्योंकि जब दोनों त्रिज्या बराबर, तो जब दोनों त्रिज्या ही है और दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण आपस में भी बराबर। तो ये 136 और 136, तो ये 136 और तीनों कोण का एंगल कितना, तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 136 बराबर 180। तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, 180 में से 136 घट जाएगा 44 और यहां से 2 से कट जाएगा यानी कि 22 डिग्री। तो यहां से हम अल्फा निकाल दिए 22 डिग्री। तो कोण OAB, कोण OAB ये अल्फा निकल गया कितना डिग्री, तो 22 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि एक समानांतर भुजा दूसरी समानांतर भुजा से 4 अधिक है, तो ये जो मिला है ये है मेरा समलंब चतुर्भुज, ये है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यानी कि A B C और ये है समलंब चतुर्भुज और इसकी यह हाइट दिया हुआ है, यह हाइट दिया हुआ है, वह कितना, वह हाइट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि एक समानांतर भुजा दूसरी समानांतर भुजा से 4 अधिक है, अगर ये समानांतर भुजा x है तो ये कितना हो जाएगा x + 4, क्योंकि ये नीचे वाला समानांतर भुजा बड़ा है और ये छोटा है। तो ये अगर x है तो कह रहा है कि 4 अधिक है तो दूसरा समानांतर भुजा कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल, समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 475 और 475 बराबर 1/2, यहाँ पर समानांतर भुजा का योगफल, तो एक है x और x है x + 4।
तो यहाँ पर हो जाएगा x+4 इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 19 से खत्म हो जाएगा कितना में 19 से 2 38 और 19 बचे 95। तो यहां से अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी कि 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और यहां जोड़ बच गया कितना 2x प्लस। अब 4 जब इधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 बराबर x 2 से कट जाएगा यानी कि 33। तो x बराबर 33। तो जब मेरा x बराबर 33 ये छोटी समानांतर भुजा हो गया, छोटी समानांतर भुजा हो गया कितना 23 और वहीं पर 23 + 4 यानी कि 27। तो एक हो जाएगा 23 और दूसरा हो जाएगा 27 यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चलेगा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 92 यानी कि 92 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर पर आवर के एक समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में रहे, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों का जो स्पीड है वह काम करेगा घट करेगी, यानी कि अगर इसका x किलोमीटर पर आवर है और इसका y किलोमीटर पर आवर है तो काम स्पीड हो जाएगा x - y। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक जा रहा है इधर से और एक आ रहा है इधर से, तो इस तरह से अगर है तो काम करेगा जो स्पीड काम करेगा वह स्पीड काम करेगा कैसा, तो स्पीड काम करेगा जुड़कर, यानी कि स्पीड हो जाएगा यहाँ x + ठीक है। दो कंडीशन, अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड घट कर काम करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड जोड़कर काम करेगा। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है कि दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, ठीक है। और यह चल रही है 92 किलोमीटर की पर आवर से, 92 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी ट्रेन चल रही है 74 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एक की लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर और इसकी लंबाई निकालना। तो हमें लंबाई निकालने के लिए, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अगर ये ट्रेन, पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो यह अपनी लंबाई के साथ साथ अपनी दूसरी ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी। अगर, कहने का मतलब हुआ कि अगर यह पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो यह अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई को पार करेगी। तो क्या हो जाएगा, 180 + 100 हो जाएगा, इसकी दूरी हो गई। अब देखिए डायरेक्शन है सेम, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो अभी कहा कि स्पीड कैसा काम करेगा, तो स्पीड घट कर काम करेगा। तो चाल क्या हो जाएगा, 92 - 74,
ठीक है, इंटू सेकेंड दिया हुआ है कितना, यहाँ 60 सेकेंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह कैसा है, किलोमीटर में, यह जो है वह किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज करेंगे, और ये है, यह किस में है, मीटर में, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, आंसर दिया हुआ मीटर में, तो इसको भी चेंज करेंगे मीटर पर। तो अब यहां से 180 प्लस x और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर इंटू 60। अब यहां से देखते हैं कि अगर कोई किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करें। अब अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करें। तो यहाँ है किलोमीटर पर आवर, और इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो यहाँ मेरा बन जाएगा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पहले से ही सेकंड, तो सेकंड से सेकंड यहाँ खत्म हो जाएगा, 18 से 18 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि 180 प्लस x बराबर 6×5 = 30, यानी कि 300 मीटर। तो x बराबर 300 मीटर माइनस 180 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 120 मीटर। तो 120 मीटर ये किसका निकला, यह दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, 2/3 के पावर 3 इंटू पावर में 2x + 3 इंटू पावर में -3/4 इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, 2/3 के पावर 2/3 इंटू पावर 3x + 7 बड़ी पावर -6/5। तो बताना है कि √2 - 42x का मान क्या हो। तो यहाँ पर जैसे कि क्या है कि अगर हम लोग सर्च और इंडिसेस पढ़े तो सर्च और इंडिसेस में अगर a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के पावर m इंटू n, a के पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बराबर के इधर भी बेस सेम और बराबर के इधर भी बेस सेम, तो ये दोनों जब बेस सेम तो पावर भी आपस में सेम हो जाएगी। तो जब बेस सेम और बेस सेम दोनों कट जाएगा तो पावर में समान हो जाएगा, तो समान हो जाएगा कितना, तो पावर में तीनों में क्या है, देखिए गुना है, तो वही है कि a के पावर m इंटू a के पावर n, तो गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 इंटू 2x + 3 इंटू -3/4 बराबर में इसका पावर 2/3 इंटू 3x + 7 इंटू -6/5। ठीक है, तो यहां से ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, यहां से 3 दूनी 6, यहाँ 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, यहां से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x + 3 3 9 बट्टा हो जाएगा कितना, बट्टा में हो जाएगा 4, बट्टा में 4। अब यहाँ से गुना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 दूनी 12x, 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28 बट्टा में 5 तिहाई।
अब यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90x प्लस 15 नामा कितना हो जाएगा, 15 नामा 135 बराबर यहाँ से 5 चौक 48x प्लस 8 चौके 32, 3 और 4 दूनी 8 है और 3 11, 112। अब यहां से क्या करेंगे कि 90x माइनस 48x और उधर हो जाएगा 112 माइनस 135। ठीक है, तो यहां से 90x में 90 में से 48 जाएगा कितना, 42x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, -5 में से 2 गया 3 और इधर जाएगा, यानी कि 42x बराबर कितना आ गया, -23। और इस 42x का मान निकालना है √2 माइनस 42x। तो इस 42 का मान हम रख देंगे कहां पे, इसमें डायरेक्ट रख देंगे। तो मान निकालना है √2 माइनस 42x। तो √2 माइनस और 42x का मान कितना है, यानी कि 23 हो गया। तो यहां से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और √अंडर का मान से जब निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों का जोड़ उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है, तो निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा सही है। द्विघात समीकरण, अब ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्मेट पर रहे द्विघात समीकरण तो क्या इसका मूलों का योग यानी कि अगर इसका मूल जो है, अगर इसका मूल अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। उसी तरह से मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हो गया इसका बेसिक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों का जोड़ कहने का मतलब हुआ, अगर हम मूल मान लेते हैं कि अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा और बीटा मूल है, तो मूलों का जोड़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक, मूलों का जोड़। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों के वर्ग, पहले तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, के वर्गों, तो इनको अब क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग कर लिए। ठीक है, के जोड़, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह। ठीक है, कह रहा है मूलों का जोड़ उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। ठीक, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/α² प्लस 1/बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां से α² इंटू β²। यहां से अल्फा खत्म, यहां से हो जाएगा β² प्लस α² हो गया और β² हो गया। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा
बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अगर हम निकालते हैं कि अल्फा बीटा स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह पर क्या, अगर इसको इधर लेके आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसके लिए मूल्यों का योग क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए बराबर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए हो गया और बटा में क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बटा ए, तो सी बटा ए का हो जाएगा कितना होल स्क्वायर, ठीक है, ये सी बटा बी का होल स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं कि माइनस बी बटा ए बराबर यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा, और नीचे में सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब यहां से इसको ऊपर लेके जाते हैं, थ्योरी को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए बराबर इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2c ए, और ये भागा में ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर, यहां से क्रॉस बी स्क्वायर ए माइनस यहां से 2c ए स्क्वायर, ठीक है। अब सबको प्लस में, इसको माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहां से हो गया क्या बी स्क्वायर ए, और इसको लेकर चले जाते हैं प्लस में तो 2c ए स्क्वायर, और इसको लेकर चले जाएंगे फिर उधर तो 2c ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 2c ए स्क्वायर बराबर 2c ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 11p9q4 जो 24 से विभाज्य है तो PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करें, इसका मतलब कि P और Q दोनों का मान क्या होगा अधिक होगा, यानी कि अधिकतम, P का भी मान अधिकतम होगा और Q का भी मान अधिकतम होगा, यानी कि इसका भी मान मैक्सिमम और इसका भी मान मैक्सिमम होना चाहिए।
तो 24 से विभाज्य, 6 अंक की संख्या है जो 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य कहने का मतलब कि यह 3 से भी विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो। ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो। तो 8 से विभाज्य होने के लिए रूल क्या कहता है? 8 से विभाज्य होने वाली संख्या का रूल क्या कहता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट जो 8 से विभाज्य है, वह संख्या, पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूट है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम 8 से देखेंगे। लास्ट का 3 डिजिट क्या है? तो 9, Q और 4। और यह भी ध्यान रखना है कि Q का हमको मान जो रखना है वह मैक्सिमम रखना है, अधिकतम रखना है। यानी कि इसका मान जो रखना है वह अधिकतम रखना है, मैक्सिमम रखना है। तो यहाँ पर रखना है। पहले 8 से अगर विभाज्य करते हैं हम इसको, 8 से विभाज्य करेंगे तो यहाँ पर 1 देना पड़ेगा, बच जाएगा कितना? यहाँ पर 1 से डिविजिबिलिटी होगी और यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर कौन सा मान रखेंगे? यहाँ पर कौन सा, अगर हम मान रखते हैं 9, ठीक है, तो 9 अगर रखेंगे तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम अगर होता है तो 9 होता है। तो हम 9 रख के देखेंगे सबसे मैक्सिमम नंबर को। तो 8 दूनी के 16, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ 4। 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तब जाकर के अब हम यहाँ पर रखेंगे 8 रखते हैं, क्योंकि 9 के बाद मैक्सिमम संख्या कितना होगा? 8 होगा। 8 दूनी के 16, यहाँ 2 और 24, बिल्कुल 8 से 3 से कट जाएगा। तो यानी कि Q का जो मान हो जाएगा वह Q का मान कितना होगा? तो Q का मान हो जाएगा 8। Q का मान तो 8 हो गया। तो अब जाके अब संख्या बन गई कितना? 11 P 9, 11 P 9 8 और 4। और अब इसको हमको 3 से डिविजिबल करना है। तो 3 से डिविजिबल करने के लिए सभी संख्याओं को 3 से ऐड, सभी संख्याओं को ऐड करने पर वह संख्या जो ऐड करने पर आएगा वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 8, 9 तो खत्म हो जाएगा, इसी 3 से खत्म, 8 और 1 9, यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ हो जाएगा कितना? 4, 3 और 1 4, तो 4 हो गया और 1 5। तो 5 प्लस P जो कि 3 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो 3 से यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस P, फिर क्योंकि यहाँ से 3 से खत्म, 2 से बचेगा, तो 2 प्लस P और खत्म। अब यहाँ P का भी मान रखना है जो मैक्सिमम होना चाहिए। तो P का मान मैक्सिमम कितना? अगर हम 1 रखते हैं, अगर 9 रखते हैं, मैक्सिमम रखेंगे कितना? 9 रख के देखते हैं। अगर 9 रखेंगे तो 9 और 2 11, जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम 8 रख के देखेंगे तो 8 और 2 10, 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम 7 रख के देखेंगे तो 7 और 2 9, और जो 9 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ P का मान होगा वह कितना होगा? तो 7 हो जाएगा। P का मान हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा।
तो जहां पर हमें Q निकल गया 8 और P निकल गया 7, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ क्या होगा, तो P इंटू Q क्या होगा, तो P हो गया 7 इंटू 8 यानी कि 7 8 56 यानी कि 56। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 56। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है तो अनुभाज्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर बताना है। कहने का मतलब है कि बहुलक यानी कि मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है जो कि 2 है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोड और ये हो गया मीडियन। ठीक, तो ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। और याद कीजिए कि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जिसका जो होता है बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य यानी कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है बहुलक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बहुलक है, इस बहुलक बराबर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर 2 प्लस माध्यिका, 2 प्लस माध्यिका। तो इस बहुलक बराबर हम यहां से लिख सकते हैं 2 प्लस माध्यिका। अब इस बहुलक को उठा करके हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो इस बहुलक के जगह पर क्या 2 प्लस माध्यिका हम कर सकते हैं बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, अब एक माध्यिका यहां है और 3 माध्यिका यहां है, तो इस माध्यिका को इस माध्य के बराबर इधर हम ले आते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 प्लस, चाहे तो हम 2 प्लस कर ले और 2 प्लस कर करके हम इसको माध्यिका और इस प्लस को इधर, इस 3 माध्यिका को बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस 3 माध्यिका बराबर माइनस 2 माध्य हो जाएगा। ठीक, अब यहां से माध्यिका, एक माध्यिका यहां में से 3 माध्यिका जाएगा तो 2 माइनस 2 माध्यिका बचेगा, माइनस 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बचेगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यहां पे -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे इसमें से, इस दोनों में से अगर -2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो इसमें हमें क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। और जब इसमें से -2 तो प्लस माध्यिका बच जाएगा और -2 माध्यिका। ठीक है, अब यहां से -2 से -2 खत्म हो गया। ठीक, अब ये हो गया -1, तो माध्यिका माइनस इस बराबर है, बराबर की इधर माध्य है, माध्य को इधर ले आते हैं तो माइनस माध्य हो जाएगा, बराबर ये +1 उधर जाके -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा, तो वह 1 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन 6 दिन तक एक साथ काम करने के बाद वह चाहते हैं कि कार्य कुल 16 दिन में ही पूरा हो जाए और समय सीमा पर ही पूरा हो जाए। पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक को नियोजित करने की आवश्यकता हो। कहने का मतलब हुआ है कि 35 व्यक्ति जो है वह 24 दिनों में काम पूरा कर सकता है, लेकिन 6 दिन तक ही वो 35 व्यक्ति 6 दिन तक ही किया। अब वह कितने व्यक्तियों को जो काम करवाना चाहे कि पूरा काम 16 दिन में ही समाप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 35 व्यक्ति एक कार्य को करने में 24 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका? 35 × 24, यह हो गया टोटल वर्क। अब इतना ही काम करना है उसको। अब इतना काम करने के लिए लेकिन क्या कहा कि वह 6 दिन तक एक साथ काम किया। तो 6 दिन तक काम किया, काम करना था 24 दिन में, लेकिन काम किया 6 दिन। वह 6 दिन कौन किया? तो यह 35 व्यक्ति। यह 35 व्यक्ति जो है वह 6 दिन ही काम किया। जब ये 6 दिन काम कर लिया, उसके बाद सोचा कि अब यह काम 24 दिन में ना पूरा करके हम 16 दिन में ही पूरा कर दें। तो 16 दिन में पूरा करने के लिए और कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो व्यक्ति की अगर हमें आवश्यकता करने के लिए होगी तो 35 प्लस व्यक्ति यानी कि x, यहां पर x माने, और व्यक्ति की संख्या x मान लिया, और इसी को काम करना है इस पूरा को 16 दिन में। तो 6 दिन तो हमने पूरा पहले करवा ही चुके। इस व्यक्ति से 35 व्यक्ति से हमने 6 दिन पूरा काम करवा लिए, और 6 दिन के बाद कहा कि इस काम को, ये जो पूरा काम है इसको 16 दिन में खत्म करना है। तो 6 दिन तो हम करवा लिए, बाकी जो आदमी लगाएंगे उसे हम 10 दिन में खत्म करवाएंगे। तब जाकर के यह काम जो है वह 10 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ यानी कि 16 दिन में पूरा करेगा। और यही जो आदमी एक्स्ट्रा आदमी हम लगाए हैं, यही एक्स्ट्रा आदमी कितना और होना चाहिए। तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 35 चौके 140 और 35 दूनी 70, 840। यानी कि पूरा काम 840 बराबर यहाँ हो जाएगा 6 25 3 36 18 3 प्लस 350 प्लस 10, यहाँ आकर के घर जाएगा, यानी कि 0 5 और 1 6 3 2 5, आके प्लस इधर बराबर के इधर आके खट जाएगा, यानी कि हो जाएगा इधर 10। इसमें से इसमें जाएगा तो 0, इसमें से 14 8 6 14, अभी बचेगा 7, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ हो गया 10 x 0 से 0, यानी कि x बराबर 28 व्यक्ति और लेकर आएगा, तब जाके यह काम पूरा जो टोटल वर्क है वह 16 दिन में आपका समाप्त हो जाए। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।